नमस्कार मित्रों, मैं गौरव कुमार अपने YouTube चैनल जीके एकेडमी बाय गौरव सर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी का प्रथम वीडियो शुरू करेंगे। इससे पहले कल गणित का बेसिक बातें मैंने बताने का प्रयास किया था। बहुत दोस्तों और मित्रों का कहना था कि नहीं पेडागॉजी शुरू कीजिए, तो आज हिंदी का शुरुआत करते हैं। इसको 3-4 पार्ट में ख़त्म करेंगे, ज़्यादा इसको लंबा खींचने का प्रयास नहीं करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं और इसमें हम लोग लिखने का काम कम करेंगे, सुनने का काम ज़्यादा करेंगे। इसीलिए मित्रों, आप लोग वीडियो देखने से पहले कॉपी कलम लेकर बैठें और जो भी आपको महत्वपूर्ण बिंदु लगता है उसे आप नोट करते जाएं। मैं आज लिखने का काम कम करूंगा, बोलने का काम ज़्यादा करूंगा, जिससे कि ये काफ़ी लंबा नहीं हो पाएगा और अधिक चीज़ें जान पाएंगे। और लिखने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और चीज़ें हम लोग कम सीख पाते हैं। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं हम लोग आज। तो यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करें कि वो भी इनका लाभ उठा सकें और वीडियो पूरा देखें। मित्रों, चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं हम लोग पेडागॉजी को। चलिए मित्रों, तो मैं आशा करता हूँ आप कॉपी कलम लेकर बैठ गए होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पेडागॉजी में बात करते हैं अधिगम और अर्जन। तो अधिगम क्या होता है, अर्जन क्या होता है? तो अधिगम का तात्पर्य है सीखना। अधिगम का तात्पर्य है सीखना और अर्जन का मतलब है उसको अर्जित करना, ग्रहण करना, जहाँ से मिले उसको सीख लेना, अर्जित कर लेना, वो हो गया आपका अर्जन। और अधिगम मतलब सीखना, किसी चीज़ को सीख लेनी है, आप अधिगम है। अब जो है अधिगम और अर्जन में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। सीखने के बाद फिर धीरे हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु लगे उसको आप नोट आउट करते जाइए। तो भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। अर्जन हम लोग करते हैं अनुकरण द्वारा, और अधिगम जो करते हैं अपने से भी कर सकते हैं और अनुकरण करके भी कर सकते हैं, देख कर भी कर सकते हैं। लेकिन अर्जन जो होता है वो अनुकरण के द्वारा किया जाता है। और अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है तो अधिगम उसके लिए महत्वपूर्ण है। अधिगम से ही व्यक्ति स्वयं को और अपने आसपास के वस्तुओं को देख पाता है। इसलिए अधिगम आवश्यक है अपने आप को जानने के लिए और अपने आसपास के वातावरण को जानने के लिए। यदि हम अधिगम नहीं कर पाते हैं तो अपने आसपास के वातावरण को और अपने आप को नहीं जान पाते हैं, तो हमारी विकास में काफ़ी रुकावटें आती हैं। अब जो है बच्चे को हिंदी भाषा सिखाने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए और उनकी जो मातृभाषा है उससे जोड़कर उन्हें सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। भाषा के विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास होता है। इसमें मानसिक योग्यता, जो मानसिक क्षमता होती है, उसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता अच्छी नहीं है तो वो भाषा को आसानी पूर्वक नहीं सीख सकेंगे और अच्छे से नहीं सीख सकेंगे, जल्दी नहीं सीख सकेंगे। इसलिए इस मानसिक योग्यता काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। भाषा का तात्पर्य अपने भावनाओं को प्रकट करना है। भाषा का तात्पर्य अपने भावनाओं को प्रकट करना है, चाहे वो किसी माध्यम से करें, संकेत के माध्यम से, लिखकर, बोलकर, किसी माध्यम से करें। यानी अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है आपका भाषा। भाषा एक कौशल के रूप में है, कौशल के रूप में माना जाता है और इसको अर्जित किया जाता है। ये जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे सबसे पहले बच्चा रोता है ना, वहीं से शुरू हो जाता है, फिर इशारों से बात करता है तो वो सीखता है। लेकिन ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम लोग देखें
तो जन्म से लेकर 8 माह तक बच्चों को कोई शब्द की जानकारी नहीं होती है, लेकिन जैसे वो 9 से 12 माह के बीच आता है लगभग 3-4 शब्दों को सीख लेता है। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, 1.5 वर्ष का होता है तो 10 से 12 शब्द सीख लेता है। 2 वर्ष तक होता है तो वो 100 शब्दों तक सीख लेता है। उसी प्रकार 3 वर्षों में लगभग 1000 वर्ड सीख लेता है। तो मोटा मोटी हम कहें कि वो बचपन काल से पहले, यानी जो आप लोग शैशवावस्था कहते हैं 0 से 5, तो 0 से 5 वर्ष तक वो बच्चा लगभग 2-3 हज़ार शब्द तक सीख जाता है। फिर वो बाल्यावस्था में शब्दों का उसके पास एक भंडार कोश हो जाता है, जिससे उसे पढ़ने, बोलने और लिखने में, अपने भाषा का संप्रेषण करने में उसे मदद करता है। लेकिन यदि प्रारंभिक स्थिति अच्छी नहीं रही तो उसके बाल्यावस्था में उन्हें भाषा संबंधित बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे उन्हें कई शब्दों को सही से पढ़ नहीं पाते हैं, बोलते समय हकलाते हैं क्योंकि वो पढ़ नहीं सही पाते हैं, शब्दों को समझ नहीं पाते हैं, स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते हैं, ये सारी समस्या आती है। लेकिन यदि हम सही क्रम में जितना प्रारंभिक अवस्था में उसे भाषा ज्ञान होना चाहिए यदि हम उतना दे देते हैं तो बाल्यावस्था में उन्हें सारे समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का अपना अपना मत है। पोलाव और स्किनर ने कहा है कि अभ्यास, नकल और रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। यानी यदि आप अभ्यास करते हैं, नकल करते हैं, रटते हैं तो इससे आपको भाषा में क्षमता, अपनी भाषा को आप सीख सकिएगा। लेकिन कुछ वैज्ञानिक जैसे चॉम्स्की हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है, खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि भाषा जो होती है वो जन्मजात होती है। भाषा जो होती है वो जन्मजात होती है, सिर्फ हमें उसे बढ़ते आयु के अनुसार उसे सिर्फ निखारने की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक जो हैं, जैसे पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, उनका कहना है कि प्रारंभ में बच्चा जो होता है उसका मस्तिष्क जो होता है कोरी स्लेट की तरह होता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो अपने मस्तिष्क का विकास कर उसका प्रयोग करके भाषा को अर्जन करता है। तो सारे वैज्ञानिकों का अपना अपना तर्क है। तो इसमें आपको महत्वपूर्ण ये है कि पावलोव और स्किनर का कहना है कि भाषा रटने, नकल करने और रट कर हम सीख सकते हैं, लेकिन इसका खंडन करते हैं। चॉम्स्की का कहना है कि ये जन्मजात होती है और आयु के साथ निखरते जाती है। लेकिन इसके दोनों के बीच का पियाजे और वाइगोत्स्की जो है इसके बीच की बात करते हैं कि वो शुरुआत में कोरिलेट होता है, फिर धीरे धीरे इसमें अपना मस्तिष्क का उपयोग करके भाषा सीखता है। तो अब जो है भाषा के विकास के दौरान बच्चा जो भी बातें करता है, जो भी बोली बोलता है, वो आत्म केंद्रित होता है शुरुआती दौर में। उसके बाद फिर सामाजिक होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, बच्चा जो भाषा सीखता है पहले आत्म केंद्रित होता है, फिर सामाजिक होता है। आत्म केंद्रित का मतलब पहले अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त करता है, दूसरे की भावनाओं को नहीं समझता है, लेकिन बाद में वो सामाजिक भावनाओं को समझता है तो दूसरी भावनाओं को भी समझता है। आगे बात करें तो भाषा सीखने के लिए जो चॉम्स्की का कहना है कि इसमें मानसिक अवधारणा का बहुत प्रभाव दिखाई पड़ता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में पियाजे सर्वाधिक प्रभावशाली साबित हुए। यानी जिन्होंने अपना अपना तर्क दिया है तो उसमें जो चॉम्स्की हैं वो मानसिक धारणा के लिए काफ़ी, उनकी जो तर्क है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सीखने के लिए जो पियाजे का है वो अधिक प्रभावशाली है। तो इसलिए शिक्षा की दृष्टि से जो पियाजे का कथन है वो अधिक ही प्रभावशाली है। आगे हम लोग बात करें भाषा की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए यदि हम बात करें तो पहले बालक जो है मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में शुरुआत करता है। बहुत सारे वैज्ञानिकों का कहना है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कहना है कि पहले लिख कर शुरुआत करना चाहिए, कहीं बोल कर शुरुआत करना चाहिए। लेकिन ऐसा देखा जाए तो बालक जो है पहले मौखिक अभिव्यक्ति ही शुरुआत करता है।
बाद में वो फिर लिख कर प्रकट करता है, फिर हाव भाव आदि को समझ पाता है। तो इस तरह से जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके पास एक शब्द भंडार होता है, जिसे लेकर वो अगली कक्षा में और बड़ी उच्च कक्षाओं में जाता है। तो इससे हमें यह ज्ञान सीख मिलती है कि प्रारंभिक अवस्था में जो भी बच्चों के लिए भाषा की जानकारी होनी चाहिए वो अवश्य रूप में मिलनी चाहिए, नहीं तो आगे जाके उनको दिक्कत होती है। अब जो है भाषा शिक्षण के कुछ सिद्धांत की बात करें तो उसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिसमें पहला हम लोग बात करेंगे अनुबंधन का सिद्धांत। तो अनुबंधन का सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि अनुबंध करके, संबंध स्थापित करके, जैसे बच्चा को सिखाए कबूतर तो कबूतर का चित्र दिखाइए, तो अनुबंधन हो गया। यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं, मूर्त वस्तुओं से उसे जोड़ देते हैं, मूर्त वस्तुओं से जोड़ देते हैं तो बच्चा जो है उसे बहुत अच्छे से सीख जाता है। एक अनुकरण का सिद्धांत भी है, अनुकरण करके सीखता है ना। उसके बाद चोम्स्की का भाषा का अर्जित का सिद्धांत है। तो चोम्स्की ने कहा है कि जो हिंदी भाषा होती है वो जनरेटिव ग्रामर होती है। जनरेटिव ग्रामर की संज्ञा दिया है चोम्स्की ने भाषा अर्जन को, क्योंकि उनका कहना है कि यह जन्मजात होती है, इसीलिए जनरेटिव ग्रामर का इसका नाम दिया है। आगे है अभिप्रेरण रुचि का सिद्धांत। अभिप्रेरण रुचि का सिद्धांत का मतलब बच्चे को जिसमें ज़्यादा रुचि होता है वो बहुत जल्दी सीख लेता है, और जिसमें उसको रुचि नहीं होता है वो जल्दी नहीं सीख पाता है। तो इसलिए अभिप्रेत करके भी सिखा सकते हैं, लेकिन रुचि जिसमें ज़्यादा होता है वो बच्चा उसे बहुत जल्दी से सीख पाता है। आगे है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो क्रियाशीलता का मतलब बच्चों को क्रियाशील करके, क्रियाशील का मतलब प्रश्न पूछ करके, उसे किसी साहित्य कार्यक्रम में भाग लेकर या उसे कोई पाठ्य का अभ्यास देकर, उस तरह से आप क्रियाकलाप के माध्यम से भी बच्चों को भाषा का ज्ञान दिया जा सकता है। फिर अभ्यास का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का कहना है कि भाषा एक कौशल है, इसको आप जितना अभ्यास करेंगे उस पर निर्भर है, आप उतना उसे अच्छी तरह से सीख पाइएगा और भाषा के दोनों भावों को सीख पाइएगा, कलात्मक भावना, कलात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष। कलात्मक क्या होता है, भावात्मक क्या होता है, इसके बारे में हम आगे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आगे जो है हमारा बच्चों को विकास के लिए, भाषाई विकास के लिए हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए और आयु के देखते हुए, बच्चे के स्तर को देखते हुए ही उसमें पाठ्यक्रम में सामग्री का उपयोग करना चाहिए। दूसरी बात है कि हमारे क्लास में जो है जो वर्ग में होता है उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर भी हम बच्चों को भाषा का ज्ञान दे सकते हैं। उसी तरह से है बोलचाल का सिद्धांत। बोलचाल के माध्यम से भी उसको हम सिखा सकते हैं, है ना। उसके बाद है बाल केंद्रित सिद्धांत। बालक को केंद्र बनाकर उसको स्मरण कैसे किया जाएगा, विस्मरण कैसे किया जाएगा, उसकी रुचि क्या है, उसकी क्षमता क्या है, पूछ कर भी हम भाषा का संप्रेषण कराकर उस सिद्धांत के माध्यम से उसे हम ज्ञान दे सकते हैं। तो इन सारे सिद्धांत है जिसके माध्यम से हम भाषा का ज्ञान बच्चों को दे सकते हैं। अब इसके लिए बहुत सारी शिक्षण विधियां का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपका पारंपरिक व्याकरण विधि है, अनुवाद विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, ऑडियो विधि है, बातचीत विधि है ना। इस तरह सारे शिक्षण विधियों का प्रयोग करके हम बच्चों को सिखा सकते हैं। अब भाषा शिक्षण की विधियों में कुछ गुण और कुछ दोष पाया जाता है। उन जैसे हम गुण दोष की ज़्यादा चर्चा ना करते हुए हम सीधा बात करेंगे कि एक टीपीआर भाषा सीखने का एक अच्छा सिद्धांत है। टीपीआर भाषा सीखने की एक आरंभिक अवस्था में काफ़ी सफल सिद्धांत माना जाता है। टीपीआर के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है भाषा, ये एक अच्छा विधि है। तो इस तरह से आप भाषा शिक्षण में आप जेंडर का भी ध्यान रखेंगे, लिंग के अनुसार भी, क्योंकि लड़का लड़कियों में भाषा में सीखने की क्षमता में काफ़ी अंतर पाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोग भाषा सिखाने का प्रयास करेंगे। अब जो है मित्रों, भाषा सीखने में संवेदनशीलता का भी ध्यान रखना पड़ता है। यदि संवेदनशील
यदि बच्चों के प्रति आप नहीं रहे तो आपका शिक्षण असफल हो जाएगा। इसलिए संवेदना को ध्यान में रखते हुए भी उन्हें आपको सिखाना पड़ेगा। आगे आगे है भाषा का मतलब ही क्या है। भाषा एक संप्रेषण का माध्यम है। उसमें बोलना है ना, सुनना और लिखना, ये सारी भूमिका आपको, ये सारी चीज़ें आपको महत्वपूर्ण है। तो भाषा जो है वो क्या है, भावों के अभिव्यक्ति करता है ना। और यही अभिव्यक्ति जो है मनुष्य और पशु में बीच अंतर स्थापित करने का प्रयास करता है। भाषा बौद्धिक क्षमता के अभिव्यक्ति करता है ना। भाषा और वाणी दोनों अलग अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि वाणी जो है भाषा का एक कड़ी है। वाणी भाषा का एक विशिष्ट अंग है, एक विशिष्ट कड़ी है, जिसके माध्यम से हम भाषा को व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों अलग अलग है। वो एक माध्यम, और भाषा क्या है, एक माध्यम है जिससे हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। तो इस तरह से आप जो है भाषा और वाणी को अलग अलग समझ सकते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें और लाइक ज़रूर करें। अब जो है भाषा विकास को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। तो पहला तो स्वस्थ, यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो सीख नहीं पढ़ पाएगा। बुद्धि, मैंने पहले बताया, बुद्धि तीव्र और मंद बुद्धि। तीव्र बुद्धि वाले अच्छे सीख पाते हैं, मंद वाले देर से सीख पाते हैं। फिर है सामाजिक आर्थिक स्थिति। सामाजिक स्थिति, कैसा समाज में रह रहा है, उसका पारिवारिक स्थिति कैसी है। यदि पारिवारिक स्थिति अच्छी है तो उनका भाषाई विकास अच्छा होता है, और नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब होती है तो भाषाई विकास भी सही से नहीं हो पाता है। परिवार का आकार कैसा है, आज परिवार का आकार बड़ा है तो वहाँ पे भाषाई ज्ञान काफ़ी कम होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। लेकिन जो छोटे परिवार होते हैं जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं, तो उसमें भाषा संप्रेषण पर बच्चों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। लैंगिक विभिन्नता पर भी भाषा को प्रभावित करता है। मैंने पहले बताया है कि बालिकाएं जो है बालकों का अपेक्षा अधिक शुद्ध उच्चारण करती है और अच्छे बोलती है। इसीलिए जो है बालिका जो है भाषा में बालकों से आगे होती है, लेकिन कुछ पक्षों में, सही पक्षों में नहीं। एक और है बहुजन्म। यदि एक साथ दो बच्चा संतान पैदा होता है तो इसमें भी भाषा का जो होता है विकास काफ़ी देरी से होता है, क्योंकि दोनों में एक का भात तुतलाने की भावना होती है तो दूसरे में भी विद्यमान हो जाती है। इसीलिए एक अकेला जन्मा हुआ बच्चा और एक साथ जुड़वा बच्चा हुआ जन्मा, दोनों में भाषा विकास में काफ़ी अंतर पाया जाता है। दूसरा है द्विभाषावाद। द्विभाषावाद भी प्रभावित करता है। द्विभाषा, मातृभाषा अलग और हम लोग जो भाषा प्रयोग करते हैं वो भाषा अलग। जैसे कुछ लोग हिंदी बोल रहे हैं, घर में माता हिंदी बोलती है, पिता अंग्रेजी बोलते हैं, तो इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और सीख नहीं पाते हैं। तो ये अंतर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये द्विभाषा जो भी है बच्चों के विकास में अवरोध पहुंचाता है। परिपक्वता, ये तो पहले भी बात की है, परिपक्वता के अनुसार। संवेग तनाव भी हम बात किए हैं। आगे है व्यक्तित्व के अनुसार भी हम बात कर चुके हैं। तो ये सारे जो है आप लोग को प्रभावित करता है। आगे जो है कि अभी जो हम भाषा विकास में सुनने की भूमिका की बात करें तो आदि जो बच्चा सही से सुनेगा तो शुद्ध उच्चारण करेगा। तो शुद्ध उच्चारण करने के लिए शब्दों को सुनना सही से ज़रूरी होता है। फिर शब्द के भंडार में वृद्धि, यदि शब्दों को सही से सुनेगा तो उसका भी शब्द का भंडार विकसित होगा और पर्याप्त जानकारी मिलेगी उसको। पर्याप्त जानकारी के लिए आदमी रेडियो उपकरण आदि का प्रयोग भी कर सकता है, और दूसरे का अनुकरण करके, ग्रहण करके भी आप भाषा के अपने शब्दकोश को बढ़ा सकते हैं। और यदि जो आप सुनने बढ़िया से सुन पाते हैं तो आप शब्दों का अंतर, शब्दों में विभेदनकरण भी करने में आप सक्षम हो सकेंगे। अब जो है आज जो बोलने, यदि भाषा बच्चा सही से सुनता है सही से बोल पाएगा, है ना। बच्चों के जो सही से बोलता है उसका झिझक भी समाप्त हो जाएगा और उसका हाव भाव विचार, उसके मुख पर एक नई अच्छी सी लालिमा प्रकट होगी यदि बच्चों को शुद्ध उच्चारण करता है, यदि भाषा का प्रवाह कुशल होता है। तो इस तरह से हम इन सभी चीज़ों को देखते हुए भाषा का विकास हम लोग बालक में कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। कल और आगे चलेंगे कि भाषा में व्याकरण की क्या भूमिका होती है और उसमें
क्या क्या त्रुटियाँ होती है व्याकरण की दृष्टि से, फिर उसके बाद आगे बहुभाषीय विविधता की समस्या पर चर्चा करेंगे। इसको हम लोग 2 से 4 वीडियो में इसको ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें भी हौसला मिले और अधिक से अधिक अच्छे वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं। तो आज के लिए यहीं तक मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।